नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत के अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच होगी मुलाकात। द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी होनी है बातचीत। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जन सुनवाई से पहले होगा वेरिफिकेशन। हमले का आरोपी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ाते हुए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर से मांगा इस्तीफा। लिजा कुक पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। और खेल की खबरों में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्कीट में जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी और सुरुचिंदर सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में कांस्य पदक किया अपने नाम। और आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। गृहमंत्री अमित शाह आज संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उच्च सदन में आज ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। खबर है कि आज की महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया। इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। वहीं लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को 2025 को पारित कर दिया। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। देखिए। तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक की अगर बात की जाए तो इससे ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज है उसके जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना भी इस विधेयक का मकसद है। और आइए वो दिखाते हैं कि जो अश्विनी वैष्णव से हमारी बातचीत हुई है, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल पारित हो गया है और हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद हैं। सर, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे किस प्रकार का लाभ जो है सर वो ऑनलाइन गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज करने वाले यूजर्स को मिलने वाला है? सर, अगर हम देखें डिजिटल टेक्नोलॉजीज में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। इस बिल में, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस बिल में पहला सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग सेकंड सेगमेंट, इन दोनों के प्रमोशन का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इस तरह से एक नया सेगमेंट बन के उभरा है जिसमें लोग टीम में खेलते हैं, लोग उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। एक तरीके से
ओलंपिक्स में भी उसकी पहचान बन रही है, एशियाड गेम्स में उसकी पहचान बन रही है, तो वो एक तरीके से एक नया उभरता हुआ स्पोर्ट है। उसको लीगल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसमें लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा और उसके ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे सुडोकू हो, चाहे चेस हो, चाहे और भी बहुत सारे गेम्स हैं, इन गेम्स के माध्यम से जिनसे कई सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, इससे एजुकेशन में मदद मिलती है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, तो इन सब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी और उसकी आड़ में कई सेलिब्रिटी जो है एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, तो क्या ऐसी गतिविधियों को भी सर रोकथाम मिलेगी और क्या सर इसमें कोई कड़ी सजा भी दी जाएगी ऐसे लोगों को? जी, इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन मनी गेमिंग के एडवर्टीजमेंट्स पर भी प्रतिबंध है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के, उस पर भी प्रतिबंध है और इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। सर दूरदर्शन के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का साफ कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को नियामक के तौर अंतर्गत लाया जाएगा और अच्छे गेम्स या कह सकते हैं कि जिनसे समाज को कुछ फायदा होता है तो उस पर जो है जोर होगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा। कैमरा पर्सन सुमित हिमानी के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस पी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से होगा। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है। 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये कदम मुख्यमंत्री पर हमले के बाद लिया गया। इसके साथ ही जन सुनवाई के दौरान किसी को भी सीएम के पास नहीं जाने दिया जाएगा। शिकायतकर्ता का भी उन तक पहुंचने से पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। जन सुनवाई शिकायतकर्ता को उनके पास कितने वक्त तक वो ला सकते हैं, यानी कि कितनी पास वो आ सकते हैं, इसके लिए भी एक दायरा तय किया जाएगा। साथ ही सीएम रेखा गुप्ता के बाहर निकलने पर Z+ सुरक्षा उन्हें मिलती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपी राजेश भाई खीमजी भाई साकरिया को कल 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। अब पुलिस कस्टडी में आरोपी से पूछताछ करेगी। बुधवार को सीएम हाउस पर आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान आरोपी ने हमला किया। ये घटना उस समय हुई जब सीएम जनता की शिकायतें सुन रही थी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होनी है। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लाव्रोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों को आपसी जो हित हैं उस पर बातचीत करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा होनी है। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात SCO और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। ये यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की एक उम्मीद है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव के साथ मॉस्को में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGCTC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता की है। Oh yes, Excellency. Bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. A major trade balance has accompanied the growth. It has increased from 6.6 billion to 58.9 billion, which is about 9 times. और इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मॉस्को में रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मोंटोरोव के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई है।
भारत के लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत चीन व्यापार पर नेपाल की आपत्तियों को खारिज किया गया। विदेश मंत्रालय ने सीमा मुद्दे पर नेपाल द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में कहा कि इस संबंध में भारत की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट रही है। लिपुलेख दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार 1954 में शुरू हुआ था और दशकों से चल रहा है। हाल ही के वर्षों में कोविड और अन्य घटनाओं के कारण यह व्यापार बाधित हुआ था और अब दोनों पक्ष इसे फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में भारत का रुख ये है कि ऐसे दावे ना तो उचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित। क्षेत्रीय दावों का भी कोई एक तरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत बातचीत और कूटनीति के माध्यम से लंबित सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए नेपाल के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत सरकार को भारत में आवामी लीग के कथित सदस्यों द्वारा बांग्लादेश विरोधी किसी भी गतिविधि या भारतीय कानून के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। सरकार भारतीय धरती से अन्य देशों के विरुद्ध राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देती। इस प्रकार बांग्लादेश की अंतिम सरकार का प्रेस वक्तव्य अनुचित है। भारत अपनी अपेक्षा दोहराता है कि जनता की इच्छा और जनादेश जानने के लिए बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को ओटा सिमरिया परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर बना 1865 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है। ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आम आदमी से लेकर उद्योगपति सभी पुल को लेकर बेहद उत्साहित है। सबका कहना है कि इस पुल के शुरू हो जाने से बिहार का तेजी से विकास होगा। आइए देखते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इतना बड़ा यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम मोदी जी की कृपा से हम लोगों को मिला है। यहाँ इंडस्ट्रियल बेस आप लोगों को मालूम है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पे काफी होती हैं, तो उससे काफी लोगों को मदद मिलेगी। और कुछ दिनों के बाद ये पता चलेगा, जब यहाँ का जीएसटी कलेक्शन का नया डाटा आएगा तो खुद ब खुद लोगों को पता चलेगा कि इससे जीएसटी में भी कितनी बढ़ोतरी हो गई। बहुत ही अपार खुशी है। हम जितने भी वाहन स्वामी हैं, वाहन मालिक हैं, चाहे ट्रक के हैं, चाहे बस के हों, ये इन लोगों को काफ़ी इस पुल खुल जाने से, रास्ता सुलभ हो जाने से काफ़ी बचत और काफ़ी समय का बचत, आर्थिक और समय दोनों की बचत होती है, जबकि समय का बचत आर्थिक महत्व से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेम डे हमारा माल कंसाइनमेंट वहाँ पटना में लोड होकर सेम डे यहाँ आ जाता है और भाड़े में भी कमी हुई है। इससे हम लोगों को बहुत फायदा है। दूसरा, हम लोग जब हवाई अड्डा वगैरह जाते हैं तो पहले हम लोगों को 4 घंटा 3.5 घंटा लगता था, अब 2 घंटा 2.25 घंटे में अब हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए ये मोदी जी का बहुत अच्छा ये काम किया है उन्होंने। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, जैसे आप 6 लेन पुल बनाते हैं, आसपास जितने भी आपके एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट भी साथ साथ हो जाता है। अब तो एक इंडस्ट्री हब बनाते हैं, इन्होंने तो पूरा हब रोड के दोनों तरफ बना दिया। अब जितनी फैक्ट्री चाहे डाल सकते हैं। आपको कनेक्टिविटी भी फास्ट है कि आप 3 घंटे 2 घंटे में अपने माल को पटना पहुंचा सकते हैं, पटना से आप ला सकते हैं। पुल का जो निर्माण हुआ है वह ऐतिहासिक काम ये हुआ है। बेगूसराय नगर वासियों के लिए पुल के चालू हो जाने से व्यापार में भी, उद्योग में भी और आम जन को भी काफी लाभ मिला है। ये बहुत कठिन कार्य था। 6 लेन पुल बनाना कोई साधारण काम नहीं था, इसलिए हम लोग इसके लिए भारत सरकार को और मोदी जी को साधुवाद देते हैं। ब्रिज की क्वालिटी भी ये वर्ल्ड क्लास है और जितने भी लोग आते हैं वो इतनी तारीफ करते हैं कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बिहार के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है और हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। जो गुड्स 10 दिन में पहुंचता था वो 3 से 4 दिन में पहुंचता है, जिससे हम लोग कॉस्टिंग भी कम आ रही है। जो माल काफी घूम के भागलपुर के काफी घूम के आता था, मोदी जी के कारण काफी हम लोग को फायदा हो रहा है, बिजनेस में भी और हर चीज में भी। ड्यूरेशन काफी बचने से हम लोगों का कॉस्टिंग एंड एफिशिएंसी बिजनेस का बहुत बढ़ गया है। ऑल थैंक्स टू मोदी जी, जिनके प्रयास के कारण आज हम लोग का व्यवसाय बढ़ रहा है।
ये पुल वाकई बेगूसराय के उद्योग के लिए, बेगूसराय के लोगों के लिए एक वरदान है। इस पुल के बनने के पहले जितनी दिक्कतें होती थी ट्रक्स के मूवमेंट में, उद्योगों का, हम लोगों का माल जो भी जाता था पटना की तरफ भी काफ़ी घूम के जाना पड़ता था। अब हम लोग को उम्मीद है कि इससे हम लोगों का व्यापार भी बढ़ेगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेगूसराय आगमन को लेकर उत्साहित हैं। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 बबुआ बिहार में घूम रहे हैं जिन्हें ये नहीं दिखता कि बिहार में विकास है। हमारे संवाददाता राजेश राज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। बिहार का एक ऐसा महत्वाकांक्षी ब्रिज जो सिर्फ न दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ेगा बल्कि पूर्वोत्तर की जो विकास की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है उसको भी साकार करेगा। जी हाँ, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि सिमरिया बेगूसराय का एक ब्रिज जिसका प्रधानमंत्री शुक्रवार को लोकार्पण करेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे देश के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, आपके कंस्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एक ये महत्वाकांक्षी परियोजना है, आपका भी सपना रहा है, कैसे देखते हैं, कैसे समृद्ध होगा बेगूसराय और बिहार? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना हर दिन यही होता है, विकसित भारत। और विकसित भारत में उनकी कल्पना है कि पूर्वोत्तर के विकास के बगैर देश का विकास संभव नहीं, और बिहार गेटवे ऑफ पूर्वोत्तर है और उसमें बेगूसराय डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि रहा। आप उधर देखें, 1957 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने पुल बनाया था, वो अब जर्जर हो चुका था। और इधर ये नया 6 लेन का पुल, अब उधर आप देखें तो रेल पुल, यही नहीं एनटीपीसी, यही नहीं फर्टिलाइजर, यही नहीं रिफाइनरी। नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कर्मभूमि में जो उन्होंने विकास किया था, ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने जर्जर कर दिया था। आज नरेंद्र मोदी उसको सजाने का काम कर रहे हैं। श्री बाबू के जो कृति थी उसको फिर से सजाने का काम कर रहे हैं। और ये पुल केवल देखने में जापान जैसा नहीं लगता है, बल्कि मेरी जानकारी में देश में गंगा पर पहला 6 लेन पुल है। शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका साफ कहना है कि दिनकर की याद में ही जो कुछ भी है वो हो रहा है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए हम सब पलक पावरे बिछाए हुए हैं। कैमरामैन राधेकृष्ण के साथ सिमरिया बेगूसराय से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के चलते जल भराव है। अचानक बाढ़ का खतरा भी बताया गया। वहीं कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के दादर और नागर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड, सौराष्ट्र, कच्छ, अमरेली, भावनगर, देवभूमि द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जल भराव की आशंका जताई गई है। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक खासतौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव है और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया है। वहीं कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के दादर और नागर हवेली, दमन, भरूच, वलसाड जिलों के साथ साथ सौराष्ट्र, कच्छ, भावनगर, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जल भराव की आशंका जताई गई है।
बात पश्चिम बंगाल की, जहां शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही। एक और प्रदेश के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। वहीं अनियमितताओं को देखते हुए ममता सरकार को हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के स्कूलों में 26,000 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने की चुनौती दी गई थी। इस फैसले ने उस पूर्व फैसले को बरकरार रखा जिसमें अनियमितताओं और त्रुटिपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की वजह से नियुक्तियों को अमान्य करार कर दिया गया था। साथ ही अदालत ने राज्य की पुनर्विचार याचिका में कोई दम नहीं पाया। वहीं एसएससी परीक्षा की तारीख भी नजदीक आ रही है। 7 और 14 सितंबर को परीक्षाएं होनी है। ऐसे में नौकरी गंवा चुके शिक्षक असमंजस में हैं। वो राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा और हताशा जाहिर कर रहे हैं और अंतिम उपाय के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने पर विचार भी। हम चाहते हैं कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है 49 पैरा में, और फिर भी बताया गया है कि अनटेंटेड और पीएच कैंडिडेट्स जो है उनको सिलेक्शन प्रोसेस में बैठना पड़ेगा। तो हम वही चाहते हैं कि सिर्फ अनटेंटेड और पीएच को ही सिलेक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए, और 2016 का जो रूल्स है वो 2016 का जो कैंडिडेट्स है उनको अलग से बिठाया जाए। तो अब हम चाहते हैं कि दोनों जो 2025 का गेजेट है, 2016 का जो कैंडिडेट्स है, उन दोनों को अलग अलग से इस एग्ज़ाम हो चाहे सिलेक्शन प्रोसेस हो उसमें इंक्लूड किया जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक? While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। रिटायरमेंट के बाद लाल स्पोर्ट्स कार लूं या वर्ल्ड टूर? तू खाली पुलाव बना, मैं ऑर्डर कर रहा हूं। पुलाव नहीं, प्लान। लाइफ इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान, गारंटीड पेंशन के साथ। अब तेरे भाई के हर सपने होंगे पूरे। तेरी ये स्पोर्ट्स कार 2 सीटर है ना? सपनों को रखो सुरक्षित रिटायरमेंट प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रेल मंत्रालय ने छठ पूजा के मौके पर करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो यात्री 13 से 26 अक्टूबर के बीच में अनवॉर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच रिटर्न यात्रा करेंगे, उन्हें रिटर्न जर्नी पर 20% का डिस्काउंट जो है उसकी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी, साथ ही एक वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। इससे छठ यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और वो आसानी से अपने घर जा पाएंगे। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे। उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस 4 नई चालू की जाएंगी। गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद। ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी।
और बात खेल जगत की। भारतीय रणजीत सिंह नरूका ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में स्कीट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। नरूका ने फाइनल में पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर अल राशिदी को 57-56 से मात दी। 27 वर्षीय रणजीत का ये इस प्रतियोगिता में पहला निजी स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2023 के संस्करण में टीम इवेंट और मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंदर सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।